सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसके बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषता सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया कि नदी नदी घाटी में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप क्या ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ बहुमूल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था। नदी के रास्ते, व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में सहायक होती है, यानी इतिहास में सहायक होती है। यानी इतिहास में सहायक होती है इतिहास में सहायक होती है। अब इस विकास में स्थानीय परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषता सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बहुमूल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था। नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में सहायक सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूंकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी यह जानना आपके लिए जरूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांटते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यताओं का किरण अभी फूटी फूटी नहीं थी। इन मानव इन इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कल मुंद जमा करके या शिकार करके या अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। फिर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ही मौलिक परिवर्तन आया। अब अब आप अपना खाना पकाकर खाने लगा, खुद को आग की मदद से ठंड और जानवरों से बचने लगा। उनके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज के जीवन शैली को समझेंगे। फिर खेती तो मनुष्य ने ही सीख ली थी। अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युोपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों की दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में सांप को गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य इस युग से मिलने लगते हैं। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अपने कई अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, मगर उनकी लिपि नहीं पढ़ पाने के कारण हमारे पास उसके लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ। प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण के योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्र में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की जानकारी थी। अनेक मोहरों पर उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका।
इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। छठे अध्याय में आप पढ़ेंगे वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में रूप में नहीं थी लिखित रूप में नहीं थी। इनके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग होता है। कालांतर में इनको लिखा गया। इस चरण के लिए वैदिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया। अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में आ चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज्यादा विकसित और जटिल बन बनता गया। सातवां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्ध भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों में भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि इस चरण बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की ओर भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म का उत्पत्ति केंद्र बिहार में ही था। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंध से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें से कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। 11वां अध्याय सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभाव दिन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। फिर 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाले राजनीतिक और प्रशासनिक, आर्थिक 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 और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम देखें बच्चे उपयुक्त क्रम से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। उसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी। धन्यवाद।